तीखी चिलचिलाती गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए मौसम विभाग की तरफ से एक खुशखबरी सामने आ रही है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि मौसम विभाग ने 21 मई से लेकर 25 मई के बीच दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में मौसम बदलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार जो हवा की गति है 21 मई से लेकर 25 मई के बीच वो तकरीबन 30 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और इसके साथ साथ इसमें धूल भरी हवा भी चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और इसी दौरान दिल्ली में बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हालांकि अगर हम सोमवार की बात करें यानी कल की बात करें तो कल एक बार फिर से जो दिल्ली में गर्मी का सितम है वो 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। हालांकि जो लोगों को गर्मी महसूस हुई वो तकरीबन 48.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब जो तापमान अधिकतम है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा तो फिर लोगों को 48 डिग्री सेल्सियस क्यों दर्ज जो है वो महसूस हुई गर्मी, इसकी हम आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल इसको कहते हैं हीट इंडेक्स, और हीट इंडेक्स होता है जब गर्मी के साथ साथ जो तेज़ जो तापमान होता है उसमें जो गर्म हवाएं मिल जाती हैं तो इन दोनों को मिलकर जो है वो हीट इंडेक्स बनता है। और इसी की वजह से लोगों को कल जो है दिल्ली में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बावजूद भी ऐसा महसूस हुआ कि जो तापमान है वो 48.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो पहुंच गया। इसलिए लोगों को ज़्यादा गर्मी महसूस हुई कल, क्योंकि दिल्ली में हवा में नमी का स्तर जो है वो 44% से लेकर 74% के आसपास पहुँचा हुआ है। तो इसी की वजह से लोगों को ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है। और आज भी मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली में अधिकतम तापमान है वो तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बने रहने की संभावना जताई गई है। तो यानी कुल मिला के दिल्ली में अभी लोगों को जो दिन के समय है वो ऐसी तीखी तेज धूप परेशान कर रही है और इसके साथ जो नमी वाली हवाएं हैं वो और ज़्यादा लोगों को डिस्कम्फर्ट महसूस करा रही है। लेकिन 21 मई के बाद से एक बार फिर से जो तापमान है उसमें थोड़ी मामूली जो कमी है वो होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद है। दिल्ली में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पारा कई इलाकों में 42 और 43 डिग्री तक पहुंच गया। दिल्ली के अंदर गर्मी की वजह से लोगों को पानी से भी जूझना पड़ रहा है। दिल्ली के अंदर पानी को लेकर के सियासत शुरू हो गई। जैसे जैसे पारा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है वैसे ही पानी की किल्लत भी बढ़ गई है। दिल्ली में पानी की डिमांड हद से ज़्यादा हो गई है और इसी वजह से बीजेपी सरकार दिल्ली में अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली की सरकार आम जनता को पानी देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। हालांकि बीजेपी का तर्क यह है कि हमारी सरकार बने हुए भी मात्र 3 महीने हुए हैं और 3 महीने में हमने सेवाओं को बेहतर करने की हर संभव कोशिश की है। लेकिन फिर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने वादा किया था कि वो सत्ता में आने के बाद दिल्ली की जनता को 24 घंटे पानी मुहैया कराएगी, लेकिन दिल्ली में बीजेपी सरकार पानी देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। बीजेपी का लगातार ये कहना है कि हमारी सरकार बने हुए मात्र 3 महीने हुए हैं और ऐसे में हम किस तरह से दिल्ली के अंदर सभी सेवाओं को सुचारू रूप से ठीक कर सकते हैं, अभी तो हमें समझने में भी समय लगेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि उनकी सरकार मात्र 3 महीने पहले बनी है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में LG उनके ही अधीन रह कर के केंद्र सरकार के ही अधीन रहकर काम कर रहे थे और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में दिल्ली में सत्ता लगभग 2014 के बाद से ही बीजेपी के पास है। तो बीजेपी को दिल्ली में पानी की सुचारू व्यवस्था करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने जल दूत योजना लॉन्च की है। दिल्ली की बसों में अब आपको वॉलंटियर्स पानी पिलाते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की शौर्य वीर पराक्रम से लैस सेना को सम्मान देने के लिए राजधानी लखनऊ पहुंचे। राजधानी लखनऊ में पहुंचते ही एमओसी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे, जिन्होंने पुष्पगुच्छ देकर के राजनाथ सिंह का स्वागत किया। राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राजधानी लखनऊ आए। राजधानी लखनऊ में आने के बाद वीर शौर्य पराक्रम रैली भी उन्होंने अध्यक्षता की। ये रैली
अमौसी एयरपोर्ट के बाहर से होते हुए परिवर्तन चौक के रास्ते भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने वीर पराक्रमी योद्धाओं का और हमारे देश में जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया उन दोनों महिला शक्तियों को भी प्रणाम किया और साफ तौर पे उनके शौर्य वीर पराक्रम का परिचय का पूरी दुनिया में परचम लहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रजत स्वर्ण जयंती समारोह में भी शिरकत करने पहुंचे और देर शाम 6:30 बजे के करीब वो वापस दिल्ली रवाना हो गए। राजनाथ सिंह का ये दौरा एक तरीके से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश के रक्षा मंत्री ने इस दौरे में कई खास बातें की। उन्होंने कहा कि देश का वीर शौर्य पराक्रम से लैस हमारी सेना, उसका पराक्रम नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सम्मान रैली बेहद ज़रूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुंह तोड़ जवाब देंगे और अगर इस प्रकार की घटना दोबारा करने का प्रयास भी किया गया तो उसका मुकम्मल जवाब भारत देना जानता है। यह रैली तकरीबन 12 किलोमीटर से ज़्यादा रही। राजनाथ सिंह के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति के कई बड़े चेहरे भी उनके साथ देखने को मिले। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके साथ देखने को मिले। इसके साथ साथ अध्यक्षता कर रहे राजनाथ सिंह के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में आज सुबह जिला प्रशासन मुख्यालय में बम से उड़ाने की धमकी भरा एक मेल जो है डीसी कार्यालय के साइड पर मिला, जिसके बाद जो है सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई और डॉग स्क्वाड और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने जगह जगह पर जो है वहां पर जांच पड़ताल की। हालांकि कुछ भी ऐसा जो है प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि इस कुछ ही देर में यह सूचना सभी लोगों तक पहुंच गई और उसके बाद जो है किसी भी तरह की कोई इस तरह की जो गतिविधि थी वो नहीं प्राप्त की गई और किसी भी तरह का कोई बम से जुड़ा हुआ मामला नहीं पाया गया। जिसके बाद जो है फरीदाबाद के जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक मेल जरूर जो है सुबह 6 बजे के करीब उनकी मेल आईडी पर पहुंचा था, लेकिन उसकी जब जांच पड़ताल की गई तो वहां पर किसी भी तरह का ऐसा कोई जो है चीज़ नहीं बरामद हुई। हालांकि सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए डॉग स्क्वाड की टीम और अन्य सुरक्षा बलों को जो है मौके पर बुलाया गया और जांच कराई गई। हालांकि सुबह 9 बजने से पहले ये सारी चीज़ें जो है कर ली गई थी, लेकिन जो है अब डीसी की ओर से कहा गया है कि जो इस तरह की अफवाह फैलाने का काम किया गया था उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब जो मेल आईडी प्राप्त हुई थी जिस पर जो है ये जानकारी दी गई थी उसकी भी जाँच अब पुलिस विभाग की ओर से की जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जिस तरह की गतिविधियां देश में चल रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन से लेकर सुरक्षा विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और इस तरह की अगर कोई भी घटना घटती है तो उससे पहले उसको निपटाने का काम जो है सुरक्षा बलों की ओर से किया जाता है। हालांकि अब सोशल साइड पर जिस तरह की ये चीज़ें घटित की जा रही हैं उस पर भी जो है साइबर क्राइम पूरी तरह से मुस्तैदी से निगाहें बनाए हुआ है। हालांकि अब फरीदाबाद पुलिस की साइबर क्राइम पुलिस की ओर से उस मेल आईडी की जो है जांच की जा रही है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। हमीरपुर जिले में एक दलित युवक को शराब का पैसा न देना इस कदर भारी पड़ा कि गांव के ही दबंगों ने उसके दोनों कान काट दिए और एक कान कटकर जमीन में गिर गया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए कानपुर में भर्ती कराया गया। आपको बता दें यह पूरा मामला हमीरपुर जनपद के राट कोतवाली क्षेत्र के सैदपुर गांव का है, जहां पर कुछ दबंगों ने एक दलित युवक से शराब पीने के लिए पैसे मांगे, जिस पर उसने विरोध करते हुए मना कर दिया और आनन फानन में गांव के ही दबंगों ने उसके दोनों चाकू से दोनों कान काट दिए। फिलहाल उसकी हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए कानपुर में भर्ती करवा दिया गया। अगर वही पुलिस की बात करी जाए तो पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि इन अपराधियों पर कब पुलिस लगाम लगा पाती है और कब इनको गिरफ्तार कर जेल भेजती है। मुकेश कुमार, JK 24/7, हमीरपुर। सिटी रिपोर्टर देख रहे सभी साथियों को नमस्कार। बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतर्गत जो जिला गरियाबंद है वो ट्राइबल जिले में गिनती आता है और ट्राइबल जिला के अंतर्गत 344 जो जनजाति गांव हैं वहां 15 से 30 जून तक शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर के माध्यम से
जनजाति गांव के लोगों की जो समस्याएं हैं, जैसे राशन कार्ड, किसान कार्ड, आयुष्मान कार्ड और जाति निवास जैसे विभिन्न कार्यों के लिए यह शिविर आयोजित की जा रही है, जिसमें जिले के कलेक्टर का कहना है कि इन शिविर के माध्यम से वहां के लोगों को इसके लिए जागरूक कर इन योजनाओं को सही रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ ही जो जिले के 344 गांव हैं, वहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए भी एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही वहां रोजगार गारंटी कार्ड और जो अन्य चीजें हैं, खासकर जैसे लोगों को जो डेयरी है, मछली पालन, सुअर पालन जैसे योजनाओं के लिए भी ग्रामीणों से चर्चा की जाएगी। बता दें कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते जो यहाँ के ग्रामीण हैं, वो जिला और ब्लॉक मुख्यालय तक इन कार्यों के लिए ज्यादातर नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन इन कार्यों में उनकी जागरूकता और एकरूपता लाने के लिए यह शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अब आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि इन शिविर के माध्यम से जनजातीय बाहुल्य गांव के लोगों को इसका कितना फायदा मिल पाएगा। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन भूपेंद्र सिन्हा के साथ परमेश्वर राजपूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं हूं इरशाद अहमद। पेश है सिटी रिपोर्टर में आज की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। किसानों के हित में सीएम फडणवीस का बड़ा कदम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैंकों को साफ और सख्त निर्देश दिए हैं। अगर किसानों को कृषि ऋण नहीं मिला तो होगी बड़ी कार्रवाई। मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित राज्य स्तर बैंकर्स समिति यानी CLBC की जो है 166वीं बैठक में सीएम फडणवीस ने कहा कि बैंकों को अब किसानों से कृषि ऋण के लिए सिबिल स्कोर नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये शर्त किसानों के लिए बड़ी बाधा बनती जा रही है और इसका सीधा असर कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। RBI ने भी इस पर सख्ती दिखाई है। अगर बैंक सिबिल स्कोर की शर्त लगाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ मामलों में FIR तक दर्ज हो चुकी है। उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्तीय वर्ष 2025-26 के ऋण लक्ष्यों को समय पर पूरा करने और अधिक से अधिक किसानों को कृषि ऋण देने का आग्रह किया है। इस बैठक में राज्य के लिए 44.76 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान महाराष्ट्र की रीढ़ है और उनके विकास में ही राज्य और बैंक को दोनों का हित है। फडणवीस ने कहा कि अब कृषि केवल सहायक नहीं बल्कि एक व्यावसायिक क्षेत्र बन चुका है। बैंकों को इस में सक्रिय भूमिका अनिवार्य है। बता दें कि पहले ही विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन के प्रचार सभाओं में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 7/12 कोरा करने का आश्वासन दिया था और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को घेरने का काम विपक्ष कर रहा है। वहीं प्रहार के अध्यक्ष बच्चू कडू ने किसानों के कर्ज माफी और किसानों की समस्याओं को लेकर 5 जून से आंदोलन करने की बात कही है। कहीं ना कहीं सरकार पर विपक्ष का दबाव जरूर है और किसानों का खास तौर से यहाँ दबाव बनता दिख रहा है। अब ऐसा समझा जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैंकों को जो सख्त निर्देश दिए हैं कि वो किसानों को कृषि लोन देते समय सिबिल स्कोर न मांगे। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24/7 न्यूज, अमरावती। आज सिटी रिपोर्टर में बहुत अहम खबर है, खबर बहुत ख़ास है और सबकी निगाहें उस खबर पर गड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि लखनऊ में एक तरफ मंगल के दिन बड़ा मंगल मनाया जा रहा है, यानी हनुमान जी को याद किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है चारों तरफ मंगलमय हो चुका है लखनऊ। मगर लखनऊ से एक अहम खबर ये है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो पोस्टर वार हो रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं समाजवादी के कार्यकर्ता पोस्टर लगा देते हैं,
वो ब्रजेश पाठक के खिलाफ, और कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यकर्ता, चाहने वाले, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य पोस्टर लगा देते हैं, फ्लैक्स लगा देते हैं समाजवादी, उनके परिवार और अखिलेश यादव के खिलाफ। मगर ये पोस्टर वार से असल में राजनीति है क्या? क्या इस पोस्टर वार से कोई सरकार बन सकती है? क्या इस पोस्टर वार से कोई सरकार गिर सकती है? क्या इस पोस्टर वार का बहुत बड़ा योगदान है 2027 के चुनाव में? 2027 के चुनाव 2 वर्ष बाकी रह गए हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज, उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पार्टी, सब चुनाव में जाएंगे। अब देखने वाली बात है कि 2027 की तैयारियां क्या पोस्टर के जरिए से की जाएंगी कि ज़मीनी हकीकत भी होगी। पीडीएफ फार्मूला अखिलेश यादव का बहुत हद तक काम कर गया। 2024 की लोकसभा में 37 सीटें जीतकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने 3rd लार्जेस्ट पार्टी स्थापित की है पूरे इंडिया में। अब सबसे अहम चीज़ ये है कि कोई जातिवाद राजनीति, समाज की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, देश की राजनीति क्या केंद्र बिंदु बन गया है पोस्टर वार? पोस्टर वार से क्या बहुत बड़ा लाभ बीजेपी को मिलेगा? पोस्टर वार से क्या समाजवादी को लाभ मिलेगा? जनता में इसका संदेश नेगेटिव जा रहा है। जनता कहीं ना कहीं भुखमरी, कर्ज में डूबी हुई है, कर्जे में डूबी हुई है, जनता परेशान है, नौकरियां नहीं हैं। इन तमाम मुद्दों से दूर नेता पोस्टर वार में अपने कार्यकर्ताओं को मसरूफ़ रखे हैं, बिजी रखे हैं। 2027 का चुनाव क्या जनता के मुद्दों से हटकर पोस्टर के मुद्दे पे होगा? ये सब अहम सवाल है और जनता बार बार नेताओं से पूछ रही है और नेता कहीं ना कहीं किनारा कशी कर रहे हैं जनता के मुद्दों से। आखिरकार जनता का मुद्दा कहाँ गुम हो चुका है इन पोस्टर वार में, ये तलाश करना पड़ेगा। और राजनीति क्यों हो रही है पोस्टर वार पर? क्या जनता इसका मुंहतोड़ जवाब 2027 की विधानसभा में देगी? जहाँ जिसकी गलती होगी उसको जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो सूरत हाल 2027 के चुनाव में देखने को मिल जाएगी और जिसका जितना रिजल्ट होगा उसका उतना प्रभाव होगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ रहा बात, लखनऊ की न्यूज़। भारत में हुए आतंकी हमले का जवाब 7 मई को मिशन सिंदूर के तहत जो है पाकिस्तान में घुस करके जो है आतंकवादी के ठिकानों को जो है हम लोगों ने तबाह कर दिया। उसके बाद जो है लगातार सेना के शौर्य और वीर को जो है पूरा देश सलाम कर रहा है। अनेक जो है कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जो है छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा जो है मिशन सिंदूर यात्रा निकाली जाएगी। 21 मई को जो है ये यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें प्रदेश भर के जो है महिला मोर्चा, सामाजिक संगठन से ही बड़ी संख्या में जो है महिलाएं शामिल होंगी। इसको लेकर के जो है आज जो है एक बड़ी बैठक जो है बीजेपी कार्यालय में रखी गई और इसकी रूपरेखा तैयार की गई। इसमें बड़े बड़े जो है मंत्री भी आ सकते हैं, इसके साथ ही पदाधिकारी भी आ सकते हैं। और इस यात्रा में जो है जिस तरीके से मिशन सिंदूर के तहत जो हमारे सेना के जज्बाजों ने जो है आतंकवाद के खिलाफ मिशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुस करके हमला किया, उसको जो है नमन करते हुए उनकी वीरता और शौर्य को जो है सलाम करेंगे। और उसी कड़ी में जो है ये मिशन सिंदूर यात्रा निकाली जा रही है। इसको लेकर के जो है जोरों से तैयारियां जो की जा रही है और प्रदेश के लगभग बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, जगह 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका जेके न्यूज के खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में। और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पीलीभीत में लगातार बाघ का आतंक जारी है और लोग बाघ की दहशत के बीच जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ऐसा तब है जब विभागीय स्तर से वन्य जीवों से इंसानों की सुरक्षा का दावा किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ विभाग के जिम्मेदार कुंभकर्ण की नींद में सोए रहते हैं। हालांकि जब जंगल से निकलकर बाघ किसी ग्रामीण को निशाना बना लेता है, तब वन विभाग के अफसर जागते हैं। बाघ की निगरानी और पकड़ने के प्रयास भी ग्रामीणों के आक्रोश के बाद शुरू होते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थाना सेरामऊ उत्तरी क्षेत्र के गांव में बाघ के हमले में 5 दिन में 2 किसानों की मौत हो चुकी है। हालांकि घटी यह घटना वन विभाग की लापरवाही को भी उजागर कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 6 माह से बाघ की चहलकदमी बनी थी। पकड़ने के बजाय निगरानी के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं ही निभाई जाने से इंसान की जान गई है।
आलम यह है कि 1 साल के भीतर तकरीबन 6 लोगों ने बाघ के हमले में अपनी जान गंवाई है। दरअसल लंबे समय से जंगल से दूर रहने के साथ पशुओं पर हमला करने के चलते बाघ का स्वभाव हिंसक हो गया है। नतीजतन इंसान भी उसकी पकड़ में आने लगे हैं। 5 दिन पूर्व बाघ ने एक किसान को खेत पर सिंचाई करते समय हमला कर मार दिया था। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष बढ़ा था। खुटार रेंज प्रशासन की ओर से निगरानी बढ़ाते हुए कैमरा और पिंजरा भी लगाया गया था। रेंजर ने दावा किया था कि बाघ को पकड़ने के लिए शासन स्तर पर पत्राचार भी किए गए हैं, लेकिन ग्रामीण विभाग के दावे को दरकिनार कर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 6 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी वन अफसर बाघ को नहीं पकड़ सके हैं। विभाग के सामने इंसानों की जान की कीमत कुछ नहीं है। घटना के बाद गंभीरता दिखाने का रवैया अपनाकर फिर लापरवाही हो जाती है। 5 दिन पूर्व ग्रामीण की मौत के बाद कैमरा और पिंजरा लगाने के नाम पर सिर्फ औपचारिकता ही निभाई गई थी। हालांकि 1 साल में 6 किसान जो हैं वो अपनी बाघ के हमले में जान गंवा चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि वन विभाग किस तरीके से काम कर रहा है और वन्य जीवों से इंसानों की सुरक्षा का जो दावा है वो किस तरीके से खोखला साबित हो रहा है। ये बिल्कुल देखने वाली बात हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24x7 न्यूज, पीलीभीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टरों में हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर अवैध प्लॉटिंग की, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के अंदर अवैध प्लॉटिंग होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अब जिलाधिकारी कहीं ना कहीं सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज जिलाधिकारी के द्वारा एक जनता दरबार लगाया गया और जिसमें 131 से भी अधिक जो शिकायतें हैं वो आई हैं, और जिसमें खासकर अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें थी। इसके साथ ही कुछ लोगों के ऐसे बिजली के बिल थे कि जिनको माफ़ कराना था, इस तरह की शिकायतें थी, जो कि कुछ करते नहीं हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिव्यांग हैं और उनका जो बिल है वो अधिक आया हुआ है, उसको माफ़ भी जिलाधिकारी के द्वारा कराया गया है। और इसी तरीके से देखिएगा कि जिलाधिकारी के द्वारा तमाम तरह की इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि गरीबों को सहारा मिल सके, और जो कहीं ना कहीं परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिलाधिकारी के द्वारा एक भिक्षा वृत्ति को लेकर भी गाड़ियों का प्रबंध किया गया है कि जो बच्चे सड़क पर भिक्षा वृत्ति मांगते हैं उनको पकड़कर उनको पढ़ाई के लिए भेजना, ये कहीं ना कहीं अभियान मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और ये जो अभियान चलाए जा रहे हैं इसके कहीं ना कहीं लाभ जनता को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से राजधानी देहरादून की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को जाम का जाम झेलना पड़ता है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो लोग सड़कों पर लगा देते हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसी को लेकर एक ऑटोमेटिक जो पार्किंग है वो राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में बनाई जा रही है, जिसका कार्य अब समाप्त होने वाला है। यानी कि जल्दी लोगों को एक अच्छी पार्किंग मिलेगी, जो कि 3 लेयर में पार्किंग होगी, यानी कि 3 मंजिल तक वो पार्किंग होगी, वहाँ पर अपने लोग गाड़ियाँ अपनी पार्क कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास कहीं ना कहीं जिलाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। और जिस तरीके से देखा जाए कि जिलाधिकारी के द्वारा लगातार अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि चाहे कोई भी गरीब हो, यदि किसी की कोई फरियाद आती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में, और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जो शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया, उसको लेकर के लोग सेना के फ़ैन हो गए हैं। सेना का जगह जगह प्रशंसा की जा रही है, जगह जगह सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए, सेना को सम्मान देने के लिए लोग तिरंगा रैलियां भी निकाल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के इस महत्व को देखते हुए, भारतीय सेना के इस अदम्य साहस और पराक्रम को देखते हुए, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने उत्तराखंड के मदरसों के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने की बात कही है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद समून कासमी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने यह बात बताई।
नई दिल्ली में हुई मुलाकात में उन्होंने रक्षा मंत्री से कहा कि जिस तरह से भारतीय सेना ने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया, वह निश्चित रूप से हम सबको एक गर्व का अवसर देती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के 451 मदरसों में, जिसमें लगभग 50,000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं, उनके पाठ्यक्रमों में इस ऑपरेशन सिंदूर को शामिल किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से भारतीय सेना ने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया और भारतीय सीमाओं की रक्षा की। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हमारी सेना दुनिया की सबसे श्रेष्ठ सेना है और उसको उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अपने पाठ्यक्रम में शामिल करके बच्चों के अंदर बचपन से ही राष्ट्रभक्ति का बीज बोने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पे बहुत जल्द मदरसा बोर्ड काम शुरू करेगा और अगले सत्र से ही ये प्रयास रहेगा कि ऑपरेशन सिंदूर को मदरसा परिषद के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह।